देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। धृतराष्ट्र केंद्र में बैठा है, गांधारी ये सब अपनी आंखों में पट्टी लगा के बैठे हैं। और मेरा इसमें क्या दोस्त साहब, खतरे में सनातन खतरे में। प्रकृति खुद कह रही है मिलजुल के रहो, तुम अपने नवरात्र शुरू करो और मैं तुम्हारे को बीच में ईद भेज रही हूँ मिलने के लिए। बोलो कहीं से कहीं कोई सिस्टम हुआ खराब? नष्ट नाबूद करना है और इस चुनाव में नष्ट नाबूद हो जाएगा। और 4 जून को शर्मा जी आप आना, मैं हल्दीराम का मिठाई खिलाऊंगा। अब की बार 400 एक बंदे को कहने से सनातन इनका खतरे में। भाई साहब बड़ा छुई मुई का पौधा है आपका सनातन। मैं तो सनातन का पौधा नहीं हूँ, मेरा सनातन तो इतना मजबूत है। मैं कहता हूँ हजारों हजार लोग सनातन को कुछ भी कहते रहे, मैं फिर सीना तान के खड़ा हूँ। हाँ मैं सनातन सरकार में साहब मेरा फैसला कराओ, इसने मेरा कर्जा देना है। हाँ भाई तूने इनका कर्जा देना है, क्या बात है, क्या करा तूने कर्ज का कि साहब कर्ज की पीते थे मैं ये सोचकर कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बादशाह बड़ा खुश हो गया, यार बहुत बढ़िया शेर है, सारा कर्जा माफ। जहाँ भी जा रहे हैं जनसभा कर रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि 10 साल में जो मैंने किया वो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। क्या बोलेंगे इस पे? ट्रेलर इतना खतरनाक है तो फिल्म कैसी होगी साहब? मैं तो यही सोच के बार बार कांप जाता हूँ। और वो भी ट्रेलर में उन्होंने लगाया 10 साल, तो इसका मतलब आगे की फिल्म तो कम से कम 15, 20, 30 साल चलाने के मूड में है। तो कितनी खतरनाक होगी वो, क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या वो करेंगे। उनकी मंशाओं से जाहिर हैं, उनके जो मंत्री हैं उनकी मंशाओं से जाहिर है, जो उनके सांसद हैं जो लड़ने के लिए खड़े हुए हैं तैयार, उनकी मंशाओं से जाहिर है कि लोकसभा के साथ और ये माने लोकतंत्र के साथ कितना ज़बरदस्त वो खिलवाड़ करेंगे आगे चल के। उनकी मंशाएं साफ जाहिर होती नजर आ रही हैं। अभी आपने कल परसों में देखा होगा अजय मिश्र टेनी जो हैं, उन्होंने उनकी जनसभा हो रही थी, उन्होंने कहा साहब हमारी टंकी में पानी नहीं आता, हमें पानी की समस्या हो रही है। नीचे बैठ जाए चुप, झापड़ पड़ेगा नहीं तो। ये तो उनके ट्रेलर में हालत है, तो सर फिल्म में क्या होगा? कोई आवाज़। सीएम भी वैसे बयान दे रहे हैं। हाँ जी, आपने देखा ही अनंत हेगड़े साहब बोल रहे हैं, उधर से अरुण गोविल साहब बोल रहे हैं, मेरठ से जो कैंडिडेट हैं सभी बोल रहे हैं कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। तो मंशा इनकी भी ट्रेलर में ही जाहिर हो गई है, तो आगे चल के फिल्म में तो ये कन्फर्म है। तो हर जगह से यही आ रही है ना, अब की बार 400 पार, भाजपा सरकार अब की बार 400 पार। ये आवाज़ वहीं से आ रही है जो इनका डंकाचार्य का ढोल पीटते हैं, डंका बजाते हैं, जो पेड मीडिया इनका डंका बजाता है। अभी आपने पीछे भी देखा होगा अंजना ओम कश्यप को किस तरह से विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन उसमें दिखाया क्या गया? सोशल मीडिया पे आपको उनका विरोध दिखेगा, मेन मीडिया में क्या दिखाया गया कि वो जनता से मिल रही है, जनता कह रही है, जनता की आवाज़ सुना रही है। आपको क्या, हाँ जी हमें तो मोदी जी चाहिए, बाकायदा पूरी 1 मिनट की 1.5 मिनट की बाइट चला दी। अगली एक वो मैडम के पास और गई, उन्होंने कहा जी हाँ क्या मेरी बहुत समस्या है, अच्छा हम आगे चलते हैं। ये हालत हो रही है पैदा, सच्चाई दिखाई नहीं जा रही ज़मीनी स्तर पर। तो आप इसी पूरे चांदनी चौक में इस कोने से उस कोने तक सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी कहाँ ठहरती है और इंडिया गठबंधन कहाँ ठहरता है, या विपक्ष जिसको कहा जाए वो कहाँ ठहरता है। एक और मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, पर विपक्ष कहती है भ्रष्टाचारी को बचाओ। इस पर क्या बोलेंगे? ये थोड़ा सा वो उल्टा बोलते हैं। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार मिटाओ नहीं बचाओ। अगर वो ऐसा ना कहते तो वो किस किस को इन्होंने शामिल करा है? आप सबके पास सबकी लंबी लिस्ट है। अजीत पवार का नाम सर्वोपरि आता है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, आज उनकी पार्टी में आके सेफ है। नारायण राणे उनकी पार्टी में आके सेफ है। छगन भुजबल उनकी पार्टी में आके सेफ है। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके ऊपर सिंचाई घोटाला का आरोप था, शारदा चिटफंड स्कैम था उनके ऊपर, वो उनका आज मुख्यमंत्री बना बैठा है आसाम का, वो सेफ है। आप लगातार देख लीजिए, जो भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में जाता है वो जाते ही फौरन सेफ हो जाता है। तो वही तो कहते हैं भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। और जो मोदी जी कहते हैं ना बार बार मैं गारंटी देता हूँ, मेरी गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी जनता के लिए नहीं होती है, वो जनता पार्टी होती है। आप भ्रष्टाचारी हो, मेरी पार्टी में आ जाओ। अगर मजाल है किसी की कोई ईडी आईटी सीबीआई आपके ऊपर हाथ लगा दे तो ये मेरी गारंटी है, मैं बचा के लेके जाऊंगा तुम्हें। और सारे उदाहरण मौजूद है। बलात्कारियों के लिए उनकी गारंटी है, बलात्कार कर रहे हो कोई बात नहीं, मेरी पार्टी में आ जाओ। अगर मजाल है तुम्हें पुलिस छू जाए, एनआईए छू जाए, सीबीआई छू जाए, ईडी छू जाए, आईटी छू जाए, कोई नहीं छू सकता। आप यौन शोषण के आरोपी है, ब्रजभूषण शरण सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है। मजाल है अगर उसके ऊपर कोई हाथ डाल दे, क्योंकि उनकी गारंटी है मोदी जी की। तूने कुछ भी करा लेकिन मेरी पार्टी का सांसद है ना। भरी संसद में एक सांसद मोदी जी की पार्टी का दूसरे सांसद को गालियां देता है, लेकिन मोदी जी की गारंटी है चिंता मत कर, मैं तुझे राजस्थान में चुनाव का प्रभारी बनाऊंगा, ये मोदी जी की गारंटी है। तो टिकट तो काट दिया ना इस बार उन्होंने? टिकट काट दिया, ठीक है टिकट काट दिया, लेकिन एक्शन क्या लिया? किसी सांसद को भरी सभा में इस तरह से बोला गया था, एक्शन क्या लिया? एक टिकट काटने से क्या होता है? उन्हें पता है कि अब ये जीत नहीं पाएगा, एंटी इनकम्बेंसी चलेगी, लेकिन उस वक्त क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उसे सस्पेंड करा गया था? बात उस वक्त की होती है। आप 2 साल बाद किसी का वो फैसला करो, क्या हुआ? अगर न्याय देर से मिले तो न्याय थोड़ी है। तो गारंटी है तो मोदी जी एक और दावा कर रहे हैं विकसित भारत 2047 तक ये देश विकसित भारत बन जाएगा, क्या बोलेंगे? विकसित भारत बन जाएगा, हमें बहुत खुशी होती है विकसित भारत बने हमारा देश, लेकिन आपको पता भी है वर्ल्ड बैंक ने हमारे विकासशील देश का भी टैग हटा दिया हमारे देश से। तो किस तरह से विकसित भारत बनेगा? कर्जा ले लेके विकसित भारत बनेगा? भाई साहब वो जमाने चले गए जब कभी यहाँ पे बहादुर शाह जफर बैठा हुआ करता था और बल्ली महारान में हमारे वो साहब गालिब साहब कर्ज में डूबे हुए थे। गालिब साहब अब उनके ऊपर उसके जिससे उन्होंने कर्ज ले रखा था उसने मुकदमा कर दिया, गई दरबार में, साहब मेरा फैसला कराओ, इसने मेरा कर्जा देना है। हाँ भाई तूने इनका कर्जा देना है, क्या बात है, क्या करा तूने कर्ज का कि साहब कर्ज की पीते थे मैं ये सोचकर कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बादशाह बड़ा खुश हो गया, यार बहुत बढ़िया शेर है, सारा कर्जा माफ कर दिया, मैं इसका कर्जा दूंगा। तो ना वो बादशाह ना वो गालिब है, अब कर्जा लिए जा रहे हैं। विकसित भारत कर्ज नहीं लेके बनाएंगे, हमारे 4.25 के लिए कर्जा ले रहे हैं ना, देश के लिए कर्जा ले रहे वो हैं। देश का कर्जा दिखे तो सही कहीं। देश का कर्जा पिछले 67 सालों में मात्र था 55 लाख करोड़ रुपए, इन्होंने अगले 10 सालों में 150 लाख करोड़ और ले लिया। और 150 लाख करोड़ आपको कहीं नजर आता है?
कहीं किसी चीज़ में नजर आता है आपको 150 लाख करोड़ के यहाँ खर्च हुआ नजर आता होगा? गिनती की 2 या 3 चीज़ें दिखा देते हैं, हमने हाईवे बना दिए, हमने वंदे भारत चला दिया। अरे भाई साहब, वंदे भारत आज आपने 50 वंदे भारत चलाई हैं, मोटा मोटा आप हिसाब लगाओगे तो 50 वंदे भारत में 116 करोड़ रुपये एक ट्रेन की कीमत आती है। 78 से 116 करोड़ रुपये ट्रेन की कॉस्ट बैठती है। ऑन एन एवरेज 100 करोड़ भी लगा लिया जाए तो 50 × 100 5000 करोड़ क्या हुआ? और कर्जा कितना है? 150 लाख करोड़। कहीं हिसाब लगाया किसी ने? नहीं लगाता ना कोई। 30,000 किलोमीटर का इन्होंने हाईवे नेटवर्क बनाया। अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे की हाईवे की कॉस्टिंग लगा लिया जाए, जिसे कहा जाता है कि 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बन रही थी, हम 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर मान लेते हैं उसको। 30,000 × 20 करोड़ 6 लाख करोड़ बैठता है कर्जा हमारे ऊपर, फिर भी 150 लाख करोड़ का है। कहाँ है फिर वो हिसाब किताब? इस हिसाब से वो विकसित भारत बनाएंगे? नहीं बना सकते, कोई रोड मैप नहीं है उनका। एक टाइम था उस जब वित्त मंत्री कहते थे कि डिजिटल भारत नहीं हो सकता, पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते, वही मोदी जी के राज में हो गया पॉसिबल, वो भी तो एक काम हुआ। देखिए जी, डिजिटल भारत जो भी कहते थे टेक्नोलॉजी की बात है। अब इससे हम थोड़ा सा अगर पहले जाएँ तो इससे पहले तो मोबाइल भी नहीं होते थे, तो क्या मोबाइल का वो नहीं हुआ, आविष्कार नहीं हुआ? सबसे पहला मोबाइल 1978 में बना था, किसी को पता भी नहीं था। मार्टिन कूपर थे, अमेरिका के मोटरोला कंपनी के संस्थापक थे, उन्होंने पहली बार मोबाइल बनाया था। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि मोबाइल भी बन सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो डेवलपमेंट तो हिस्सा है। आपका बच्चा पैदा होगा तो पैदा होती थोड़ी वो 21 साल का हो जाएगा, बड़े होगा, धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ आएगी, धीरे धीरे बड़ा होगा। और रही बात इसकी मोबाइल की बात, तो 1991 में जनसभा में राजीव गांधी जी ने जाके भाषण दिया था पीलीभीत के पास। उन्होंने कहा था कि जी मैं मोबाइल लेके आऊँगा। लोगों को समझ ही नहीं आया कि मोबाइल होता क्या चीज़ है 91 में। उन्होंने कहा आने वाले टाइम में खेत में खड़ा होकर लोग मोबाइल पर बात करेंगे। लोगों को 91 में कहीं कोई अता पता नहीं था, दूर दूर तक कोई मोबाइल का नामो निशान नहीं था। सबसे पहला मोबाइल 94-95 में आया था स्टार्टिंग में। तब तो ठीक है, डिजिटल हो गया, आज बढ़ गई, चीज़ें बढ़ गई। तो हम 100 में से एक चीज़ को अगर आज पकड़ लें कि जी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है आज, जो कि हर वर्ल्ड वाइड हो रही है, या तो सिर्फ हमारे यहाँ हुई थी, तो हम मानते हैं कि आज ये चीज़ एक्सक्लूसिव है, वर्ल्ड वाइड हुई है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो फिर तो उसको हम कैसे मान के चलने की इसी भी आप पे उनको वोट दे दिया जाए? तो मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं है सही सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल जी, सुबह से शाम तक आप उनकी सारी जनसभा उठा के देख लो, अगर कांग्रेस दौड़ में नहीं है, अगर कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं, अगर कांग्रेस का जमीनी आधार नहीं है, तो क्यों सुबह से शाम तक वो कोसते हैं कांग्रेस को? मेरे सामने मुकाबले में कोई है ही नहीं तो मैं उसका नाम ही नहीं लूँगा ना। क्या है ये, मेरे मुकाबले में कोई है नहीं तो मैं नाम ही क्यों लूँ? सुबह उनकी शुरुआत होती है उनके सारे मंत्रियों की, उनके सारे सांसदों की, उनके सारे उनकी निगम पार्षदों की। राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने वो कहा, कांग्रेस ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने वैसा कहा, नेहरू जी ये करके, इंदिरा जी वो करके, राजीव जी ये करके, वो शाम होती रात तक सोते सोते राहुल 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 राहुल। आज रात को सोच के बताएंगे प्लान, आज रात को क्या सोचा जाए, जो कल सुबह उठते राहुल जी की तारीफ किस तरह से करी जाए उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो तारीफ है ना, वो जितना आप उन्हें परेशान करोगे उतना वो भर के आ रहे हैं। हकीकत आपके सामने सबकी, अगर वो है ही नहीं, मैदान में ही नहीं है, तो क्यों उनका नाम लेते हो 24 घंटे भाई साहब? कभी आप उन्हें रामद्रोही ठहराते हो, कभी आप उन्हें संविधान द्रोही ठहराते हो, हर चीज़ में उनका नाम। भाषण में, आधे घंटे के भाषण में कम से कम 25 मिनट उनका कांग्रेस का कोसने का काम होता है। अगर कोई आपके मुकाबले में ही नहीं है तो उसे बोलने का मतलब ही नहीं है। क्या बोलेंगे चाचा? आगे आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। शर्मा जी जो कह रहे हैं ना, वो तो पता। शर्मा जी से मैं सलाह दूंगा एक ही कि आप एक इंस्टीट्यूट बनाओ या एक विश्वविद्यालय आप खोलो, जिसमें इस कांग्रेसियों को बुला करके कोचिंग दो कि कम से कम राष्ट्रभक्ति की भावना जागे उसमें, जो देश उसको सलाम करे। आप देखें ना कर्नाटक में रामनवमी के जुलूस पर में प्रतिबंध, जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहीं वहीं हिंदू प्रताड़ित होता है। आज हिंदू को अगर जागने का मौका मिला है तो आपको दर्द हो रहा है, कांग्रेस को दर्द हो रहा है, कांग्रेस को भाईचारा नजर आ रहा है। अरे भाईचारा कहाँ से निभाए? भाईचारा निभाने वाला क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में निभाया 90 के दशक में? भाईचारा जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो 18% वहाँ पर हम भाई के गए थे, उन भाइयों को क्या दुर्दशा हुई? 1% भी नहीं रहा। आज उस 1% को हिंदुस्तान में जगह देने का काम किया तो मोदी किया है। और रही बात न तो 84 के अंदर सिखों के साथ नरसंहार हुआ तो भाईचारा कहाँ गई थी ये कांग्रेस पार्टी की? ये सारी दलीलें जो दे रहे हो आप बैठ करके, शर्मा जी आपको उचित नहीं लगता है। अच्छी बात है कि आप कोचिंग खोलो और उसमें कांग्रेसियों को बुला करके सद्बुद्धि देने का काम करो, जिनको देश के प्रति सकारात्मक सोच आए, जो देश को लूटा है, खाया है, लुटवाया है, अब आगे से ऐसा न करे और हाथ जोड़ के जनता के सामने करे कि हम सनातन को अपमान नहीं करेंगे, डेंगू मलेरिया नहीं बताएं। अरे सनातन के देश में रहकर सनातन की बात नहीं करोगे तो भला कौन तुम्हें क्या बोलेंगे सर? देखिए, हिंदू मुस्लिम और इस मुद्दे से मैं हमेशा दूर बात जाना चाहता हूँ, लेकिन अब इन्होंने सनातन की बात कर दी है तो एक बंदे ने कह दिया जी सनातन है, डेंगू मलेरिया है, और आपका सनातन खतरे में आ गया। भाई साहब, बड़ा कमजोर सनातन है आपका तो है। हमारा सनातन तो वो है आज से हजारों साल से, 1000 साल पहले 1098 में महमूद गजनवी आया था, सोमनाथ मंदिर पे उसने आक्रमण करा था, उसने पूरी कोशिश करी सनातन को खत्म। हमारा सनातन तो तब नहीं खत्म हुआ। उससे 2300 साल पहले सुनो, सिकंदर आया, उसने बड़ी कोशिश करी सनातन को खत्म करने की, वो नहीं खत्म कर पाया। उसका सेल्यूकस मंत्री बन के यहाँ रह गया, उल्टा सनातन में मिल गया, वो सनातन को खत्म नहीं कर पाया। उसके बाद लगातार तुगलक आ गया, हुमायूं आ गया, बाबर आ गया, अकबर आ गया, और सारे यहाँ पे शेरशाह सूरी आ गए, सारी की सारी सल्तनतें आ गई, वो आज तक सनातन को खत्म नहीं कर पाया। हमारा सनातन तो तब भी खतरे में नहीं आया।
एक बंदे को कहने से सनातन इनका खतरे में, भाई साहब बड़ा छुई मुई का पौधा है आपका सनातन, मैं तो सनातन का पौधा नहीं हूँ, मेरा सनातन तो इतना मजबूत है, मैं कहता हूँ हजारों हजार लोग सनातन को कुछ भी कहते रहे, मैं फिर सीना तान के खड़ा हूँ कि हाँ मैं सनातनी हूँ। है किसी की हिम्मत सनातन को मिटाने की? आप में हिम्मत होनी चाहिए सीना तान के खड़ा होने की। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता, सनातन शब्द ही वो है। सनातन के साथ दो शब्द जुड़ते हैं, एक तो पहले आप हमेशा गलत चीज इस्तेमाल करते हो, सनातन से पहले एक चीज जुड़ती है सतत। सतत का मतलब होता है लगातार, और सनातन सतत सनातन जो लगातार चलने वाली चीज हो। हजारों हजार सालों का हमारा जो है, हमारा हजारों हजार साल का इतिहास है, सनातन जो चलता आ रहा है और वो चलता रहेगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो सनातन को खत्म कर सके, लेकिन आप जैसे बहुत कमजोर किस्म के लोग हो, आपको एक बिल्कुल पतली कांच की महीन उसमें रहते हो कि किसी ने इतनी सी कंकड़ मार दी ना और आपका महल रह जाएगा, हाय मेरा सनातन खतरे में, हाय मेरा सनातन खतरे में, हाय मेरा सनातन खतरे में। किसमें हिम्मत है भाई साहब? आज तो हमारी आबादी 100 करोड़ है। औरंगजेब को सबसे बड़ा सनातन विरोधी कहा जाता है। उस वक्त आबादी कितनी थी पूरे भारत की? मात्र 12 करोड़ की आबादी थी। वो तब अपनी एस्तेसी करा के उसने पूरी जान लगा दी, 50 साल तक उसने राज करा, तब नहीं कर पाया वो सनातन को खत्म, जबकि उसी की तलवार चलती थी, तब तक उसकी तलवार चलती थी। क्यों? उसके बावजूद वो सनातन खत्म नहीं कर पाया। आज तो लोकतंत्र है, आप सनातन को अगर गाली देने वाला सामने आपके खड़ा हो जाए, आप जाके रिपोर्ट लिखाओ, पुलिस उसे उठा के अंदर डालेगी, तब आपका सनातन फिर भी खतरे में आ जाता है। भाई साहब हम तो उस सनातनी हैं जो श्री कृष्ण का सनातन था, जो श्री राम का सनातन था, जो महाभारत का सनातन था, सीना तान के खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, कहीं खत्म नहीं होने वाला हमारा सनातन। सतत सनातन चलता रहा है, चलता रहेगा। सनातन खतरे में तब है जब राम मंदिर बन रही थी, तो राम मंदिर का जब हुआ उद्घाटन के समय आया तो कपिल सिब्बल जैसे वकील को कांग्रेस ने खड़ा किया। जब सनातन खतरे में है तब जब कर्नाटक में रामनवमी के जुलूस पर में इजाजत नहीं मिलती। सुनो, सनातन खतरे में तब है जब बंगाल में जुलूस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सनातन तब खतरे में है जब हमारे कामर पर में पत्थर मारे जाते हैं। सनातन तब खतरे में है जब हमारे जुलूस पर में पत्थर मारे जाते हैं और उसका संवाहक बनता है कांग्रेस और गठबंधन। तो सनातन का विरोध जो करे उसको हम सनातनी कैसे माने? और जो सनातन को विरोध करने वाले हैं उसको नहीं मानते सनातन। और आज 140 करोड़ जनता ने यही ठाना है, उसमें से 100 करोड़ हिंदू ने ठाना है कि कांग्रेस को नष्ट नाबूद करना है, और इस चुनाव में नष्ट नाबूद हो जाएगा। और 4 जून को शर्मा जी आप आना, मैं हल्दीराम को मिठाई खिलाऊंगा, अब की बार 400 पर करनी। कपिल सिब्बल साहब ने और 24 वकीलों ने सनातन का विरोध करा। उनके विरोध करने से हुआ क्या? सनातन फिर से खड़ा है ना, सीना तान के चट्टान की तरह खड़ा है ना, जिसकी मैंने अभी बात करी। कोई भी आ जाए, औरंगजेब जैसे नहीं रहला पाए तो कपिल सिब्बल और 24 वकीलों की क्या औकात। आपने कहा कि रामनवमी पे जुलूस पे प्रतिबंध लगा दिया, आज आप ये सुबह से फैल रहा है कि रामनवमी के जुलूस पे प्रतिबंध लगाए। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करा है जिसमें बोला गया कि रामनवमी का जुलूस बनाओ लेकिन आप शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये उन्होंने कहा, जिसको लगातार सवेरे से व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा है, रामनवमी के जुलूस पे प्रतिबंध लगा दिया। आधी अधूरी जानकारी लेके आते हैं, कहीं कोई जुलूस पे प्रतिबंध नहीं है। मैं भी अभी दरियागंज में पूरा भंडारा करके आ रहा हूँ, अभी राजमा वो हलवा चना बांट के आ रहा हूँ, अभी बांट के आ रहा हूँ। और ये 2 या 4 जने अगर कह देते हैं सनातन खतरे में, तो आप तो उसी चीज को डर जाते हो भाई साहब, फिर क्या आप सनातनी कहलाने लायक नहीं हो। अगर आप 2-4 जनों ने कह दिया और आपको डर लग गया सनातन खतरे में आ गया, आप बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। मैं अगर किसी दूसरे को गलत नहीं कह रहा तो मेरा सनातन कभी खतरे में नहीं आएगा। मैं लाल किले पे खड़े होकर भी कह सकता हूँ मैं सनातनी हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को सनातनी कहते हैं मस्जिद में जाकर और उनको गालियां दूं तो मेरा सनातन खतरे में आएगा, क्योंकि मैं उनको गलत कह रहा हूं तो वो मेरे साथ मारपीट भी करेंगे, तब मेरा सनातन खतरे में आएगा। अगर मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं, कोई मतलब जामा मस्जिद है पड़ोस में, सनातन की बात करता हूं, जितने मुस्लिम जाते हैं उतने हिंदू भी जाते हैं उसके वहाँ पे, जामा मस्जिद को देख के आते हैं, पर्यटक उतने भी वहाँ पहुँचते हैं। जितने पर्यटक ताजमहल में पहुँचते हैं हिंदू, उतने मुसलमान भी पहुँचते हैं। जितनी शिरडी साई बाबा पे हिंदू जाती है कम्युनिटी, उतनी मुसलमान भी जाती है। भाई साहब इस चीज़ को आप ये मत सोचो, ये नीचे के लोगों ने बनाया हुआ है। मैं तो सबसे बड़ी एक बात कहता हूँ भाई साहब, जब प्रकृति ही विभेद नहीं करती, जब रमजान शुरू है बीच में हमारी होली पड़ी या नहीं पड़ी, जब हमारे नवरात्रे शुरू हुए बीच में अभी ईद होके गई है नहीं गई, प्रकृति खुद कहती है भाई मिलजुल के रहो, मैं तुम्हारे बीच में आ रही हूँ। इधर नवरात्र शुरू हुए, इधर ईद आ गई, बोलो प्रकृति अलग कर रही है क्या? नहीं कर रही। अलग कौन करते हैं? हम जैसे लोग, आप जैसे लोग। और कम से कम मैं तो अपने आप को इस बात का दोषी नहीं मानता, आप जैसे लोग। सनातन खतरे में, सनातन खतरे में। प्रकृति खुद कह रही है मिलजुल के रहो, तुम अपने नवरात्र शुरू करो और मैं तुम्हारे को बीच में ईद भेज रही हूँ मिलने के लिए। बोलो कहीं से कहीं कोई सिस्टम हुआ खराब? किसी का कोई सिस्टम क्लैश हुआ? नहीं हुआ। उधर इनके नवरात्रे, हमारे नवरात्रे चल रहे थे, उधर इनके रोजे भी चल रहे थे या नहीं चल रहे थे? कंटिन्यू चल रहे थे। खतरे में कौन आता है? खतरे में 40 साल से जो ठेकेदार बनी बैठी है ना बीजेपी, इसकी कुर्सी खतरे में आती है। सनातन इसका खतरे में नजर आता है, उसे अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है, तभी वो हर बार राम मंदिर को आगे करके वोट मांगती है। एक बार अगर वो अपने विकास के नाम पे वोट मांग के दिखा दे, बात है। विकास पे बोला इन्होंने, विकास जो 10 साल में हुआ ना, कांग्रेस को करने में 100 साल लग जाते। और जितना मोदी 10 साल में कह रहा है, 7 एम्स बना करके कांग्रेस तो ऐसे लग रहा है जैसे 3 मार दी 54 साल में, और मोदी ने 24 एम्स बना दी एक बार। सब नहीं बोले उसके कार्यकर्ता, और इतने हाईवे बने उसमें कार्यकर्ता उसको नहीं मिले। अरे शर्मा जी रहने दो, आप जिस पार्टी को गारज करते हो वो जेन्युइन बात बता रहा हूँ, 20 एम्स हैं टोटल, सुन लीजिए। चलो पहले इनकी बात, उस पार्टी को मोदी ने अपने सत्कर्मों से, अपनी विकास के
रास्ते से ऐसे गड्ढे में डुबा दिया जो कांग्रेस कभी उभर के ऊपर नहीं आएगा। और रही बात देश में राम राज्य की स्थापना है, सब चल रहे हैं सही तरीके से, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। अगर विश्व में महंगाई है उससे कम देश हिंदुस्तान में है, और बेरोजगारी विश्व में है तो उससे कम है यहाँ पर। कोई बेरोजगारी, अब बेरोजगारी अब महंगाई का रोना कौन रो रहा है, ये देश की 100 करोड़ जनता जान रही है। कोई महंगाई कोई बेरोजगारी नहीं है, कहना चाह रहे हैं। ऐसा है जी, वो महाभारत में आपने ध्यान होगा ना, धृतराष्ट्र तो अंधा ही था, साथ में उसकी जो बीवी थी गांधारी, उसने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, तो अब ना उसे कुछ दिखता था ना इन्हें कुछ दिखता। धृतराष्ट्र केंद्र में बैठा है, गांधारी ये सब अपनी आंखों में पट्टी लगा के बैठे हैं, तो मेरा इसमें क्या दोष साहब, मेरा इसमें क्या दोष बताओ? कौन गांधारी है और कौन धृतराष्ट्र है, वो देश की जनता देख रही है। जो डबल सेंचुरी मारे हैं और तीसरी सेंचुरी मारेगा मोदी जी, कोई रोक नहीं सकता। आज धृतराष्ट्र दुर्योधन का अन्न खाया तो उसने अपने सीने पर में तीर लेकर के अदा करा, ऊपर गया। आज शर्मा जी को मैं सलाह दूंगा कि ऐसे पार्टी की वकालत मत करो जो दीमक के तरह देश को खा जाएगा, और दीमक की तरह खा जाएगा, डकार भी नहीं मारेगा। ऐसे कांग्रेस को लाओ मत। उस कांग्रेस को देश की जनता ने मुख्य धारा से अलग कर दिया। कांग्रेस के पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई काम करने की क्षमता है। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। ये सरकार आई थी ना, कह के आए थे 100 दिन में काला धन लाएंगे और 15-15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। ये आलू बनाएंगे वो कहाँ? अच्छा, बोलो, आ पूछो जाओ। भाई साहब के कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार में बता रहा हूँ, सुनो कांग्रेस की सरकार में चोर बाजारी नंबर 1 की होती थी उस टाइम। सुनो उस टाइम पता क्या, अब किसी को घर मिलता था ना, घर अब क्या हो रहा है, जैसे घर दे रही है सरकार, ठीक है, और उसके सीधे खाते में जाते पैसे। और पहले पता किसके होता था, वो गांव के सरपंच के खाते में जाते थे, और सरपंच को फिर हमने बाप बनाना पड़ता था। वो बेटा बनाकर 4 बार तो मैं घर से बाहर निकालता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, चोरों को मिल नहीं रहा। अब प्रॉब्लम उस चीज की है भाई, बाकी मोदी से कोई प्रॉब्लम, देश से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मोदी से प्रॉब्लम है। और आएगा मोदी, ये चीज लिख के ले लो भाई। भागो मत, जो आप सुनिए क्या बोलेंगे। बात अभी कर रहे हैं, पिछले महीने की इनको जनसभा याद है, जब वो लाभार्थी से पूछा गया था जी आपको मकान मिल गया कि हाँ मिल गया जी, क्या हुआ, मुझे 30,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी है, तो ये हाल है। और दूसरी बात, ये बार बार मकानों के ढोल पीटते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको याद है ना, लक्ष्मी देवी के पास जब गए थे इंटरव्यू करने पत्रकार, कि आपको तो मकान मिल गया, आपके तो अखबार में फोटो छपी है। ये कौन सा मकान, कैसा मकान, कि तुम्हारे तो अखबार में फोटो छपा है, कि कहाँ जी मेरा फोटो, उन्होंने दिखाया कि मैं तो किराए के मकान में रहती हूँ, 500 रुपये महीना किराया देती हूँ, मुझे तो पता नहीं मुझे कब मकान मिला। वो हालत इनकी है।